हमारे साथ आज सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब भी मौजूद है। थैंक यू सर, आपने वक्त दिए। फरमाइएगा कि जब ये एक्ट बन जाएगा, सदर साइन करते हैं या नहीं करते, फिर दोबारा पार्लियामेंट के पास आता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो बस उसके बाद फिर ये समझ लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिफाई करेगा कि जो लोग ताहयात नाअहल हो गए थे वो अब अहल हो गए, यूं होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट की वो इंटरप्रिटेशन ना हुई होती जिसमें उन्होंने इस 62(1) के तहत नाअहली को हयात नाअहली करार दिया है, तो फिर तो बड़ा सिंपल सा मामला था कि ये जो कानून पास हुआ है यही फिर वैलिड होता और यही एप्लीकेबल होता। लेकिन अब मामला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरप्रिटेशन आ गई है, और जब सुप्रीम कोर्ट की कोई इंटरप्रिटेशन आ जाए तो मेरी दानिश में वो ऐसा ही है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि वो आइन की अंदर वो एक उसका एक हिस्सा बन गई है। यानी अब ये आइन के तहत ही है कि किसी की नाअहली पूरे ताहयात होगी। अगरचे मैं ज़ाती राय में समझता हूँ कि ये बड़ी एब्सर्ड सी इंटरप्रिटेशन है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए थी, इट मेक्स नो सेंस। लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है और ये इस वक्त फील्ड में है, यानी मौजूद है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनरी कानून काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये कि आप आइन में तरमीम करें, और या ये कि कोई लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए जिसने इंटरप्रिटेशन की थी, उससे बड़ा बेंच, और फिर वो इसको ओवरटर्न कर दे। लेकिन जब तक ऐसी दो चीज़ें ना हो, मेरे ख्याल में तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो अभी तक मौजूद है, बावजूद इसके कि वो इंतहाई नाकस किस्म की इंटरप्रिटेशन थी। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, मामला ये है कि अगर हुकूमत ने ये बनाया है और वो क्लेम भी कर रहे हैं, और फिर साथ वो ये क्लेम करते हैं, ऐसे PM2 ऑन लॉ जो हैं इरफान कादिर साहब, वो कहते हैं कि अदलिया के पास कंप्लीट इख्तियार नहीं है। कहाँ लिखा है तशरीह करने का इख्तियार अदलिया के पास ही है? हम अपने तौर पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर क्या कहता है, स्पिरिट के साथ से देखेंगे। तो मकसद तो उनका यही है ये अमेंडमेंट करने का, ये और रेट्रोस्पेक्टिवली इसके अंदर डालना, तो जोर जबरदस्ती के साथ वो कोशिश करेंगे ये करने की, अगर कोर्ट ने इस पर एक्शन ना लिया तो। जी बिल्कुल ठीक है, कोर्ट अपना एक्शन लेगी और ये उसको अपने तौर पे हैंडल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि अगर ये यकीनन ये जो कानून है जब पास हो जाएगा, हो सकता है पास होने से पहले भी, ये चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट गालिबन इसे इन ऑल प्रोबेबिलिटी रद्द कर देगी कि ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के मुतरादिफ है, और आइन में अमेंडमेंट उसी सूरत में हो सकती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो, सिंपल कानून से नहीं हो सकती। और एक और इंटरप्रिटेशन जो इसमें से निकलती है, जो बंदा सोचता है कि ये हो सकता है अगर ये इन्होंने कर लिया, वो ये है कि कल को सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए, पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से एक्ट बनाए और फैसला उड़ा के साइड पे कर दे। जी हाँ, अगर तो उनका सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला किसी ऑर्डिनरी कानून की इंटरप्रिटेशन होगा, तो उसको तो पार्लियामेंट एक नया कानून बना के उसको ओवरटर्न कर सकती है। लेकिन अगर अदलिया का कोई इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, तो उसके लिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी मेरी राय में, या फिर यह कि बड़ा बेंच उसको ओवरटर्न करे। इसके अलावा मेरे ख्याल में ऑर्डिनरी कानून से तो नहीं हो सकती। अच्छा अहमद साहब, वो मैं इलेक्शन कमीशन की भी बड़ी यहाँ पे एक बहस रही है, मीडिया में बड़ी रही जी, कि जब सुप्रीम कोर्ट डेट दे दे तो सब ख़त्म होगी सारी बहस। 14 मई मीन 14 मई, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुसलसल ये कहा गया हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आइनी इदारा हैं, ये हमारा काम है। तो ये जो तरमीम हुई है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन की स्पिरिट के मुताबिक हुई है? वाकई ये इलेक्शन कमीशन के काम है डेट दे और अपनी मर्जी से दे जब मर्जी दे? मेरा ख्याल तो ये दुरुस्त हुई है, और ये रिलेटिवली ये मामला सिंपल है, क्योंकि कानून के अंदर तरमीम का मामला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम इसमें नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही चीज़ है कि अगर प्री मेच्योर कोई सूबाई असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए, तो उस सूरत में गवर्नर उसको उसकी डेट देता है दोबारा इलेक्शन की। वो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, आर्टिकल 1053A गालिबन वो था, तो वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम हालतों में ये अब इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया गया, और ये दुरुस्त इसलिए है कि पहले भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो रोपा कानून था, इस इलेक्शन एक्ट 2017, उसके अंदर भी ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था कि वो तारीख मुकर्रर करे। लेकिन वो तारीख ज़ाहिर है कि
उसी लिमिटेशन के अंदर करती है कि अगर वो असेंबली की मुद्दत जो हमने देखा ईसीपी ने जो 8 अक्टूबर की डेट दी थी, उसकी कोई रीजन, कोई लॉजिक उसकी समझ नहीं थी आती, मां सिवाय इसके कि उनका ख्याल था कि तब तक सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, तब तक फंड्स आ जाएंगे। लेकिन इसी तरह इस तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन आगे कहे कि जनाब हमारे ख्याल के अंदर 2026 में इलेक्शन होने चाहिए, तो इख्तियार उनका जी, वो करते रहे आगे जो मर्जी पर। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो जो तारीख मुकर्रर करने का उनका इख्तियार है वो विद इन सर्टन लिमिटेशंस है। उनमें से एक लिमिटेशन तो ये है कि अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके डिसॉल्व हुई है तो फिर वो 60 दिन के अंदर उसके इलेक्शन होने हैं, तो उस 60 दिन के अंदर की कोई डेट मुकर्रर करेगी इलेक्शन कमीशन। ऐसा नहीं है कि उसको ये बिल्कुल इख्तियार है कि वो 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई डेट मुकर्रर कर दे। तो इसी तरह अगर कोई असेंबली प्री मैच्योर डिसॉल्व हो जाएगी तो उस सूरत में 90 डेज के अंदर उसको हक हासिल होगा, लेकिन ये महदूद इख्तियार है और ये भारत इलेक्शन कमीशन को देना ये मुनासिब चीज़ है। अच्छा अहमद साहब, मैं आपका एक कमेंट चाह रहा हूँ। सियासी कल्चर कह लें या हमारी सियासी फ़िज़ा जो है, 2018 में हो रहा था कि एक पार्टी का, बहुत बड़ा पार्टी का सरबराह नाअहल हो जाएगा, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, उस पर केसेस हैं, वो सारी ज़िंदगी अदालतों में रहेगा। अब भी इलेक्शन आने वाले हैं तो एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन पे यही बातें हैं, वो नाअहल हो जाएगा, वो जेलों में चला जाएगा। ये कोई सियासी कल्चर का फ्लॉ है कि हमारा ये, आप इस तरह इसको किस तरह देखते हैं कि एक ज़रूर नाअहल हो रहा होता है और एक अहल हो रहा होता है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ये कल्चर तो एक ऐसा होता है ना जो खुद ब खुद किसी सोसाइटी के अंदर ग्रो करता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती की बात है। 2018 में भी ज़बरदस्ती थी और अब भी यूं लगता है कि ज़बरदस्ती है। तो ज़बरदस्ती उससे पहले ज़बरदस्ती के फैसले, ये सिस्टम ज़बरदस्ती करता है कि आइन के अंदर ये ज़बरदस्ती है? नहीं, आइन में ज़बरदस्ती नहीं। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो बिल्कुल ही गलत थी। वो बहरहाल उसको इंजीनियर किया गया था, अब उसके बारे में हकायक आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अहमद साहब एक्चुअली ब्रेक पे जाना है हमने, सिर्फ ब्रीफली लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि तोशाखाना या अलकादर ट्रस्ट या फिर 9 मई के मामलात, इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसके तहत चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो सकते हैं? जी, चेयरमैन पीटीआई नाअहल इनमें से इसके तहत हो सकते हैं जो तोशाखाना वाला केस है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिया था उसके अंदर बर वक्त उसको अपनी इन तफसीलात को जो आमदनी उन्हें हुई थी वो जाहिर नहीं किया था, तो एक गलती थी। उसकी बुनियाद पे वो सादिक और अमीन कह सकते हैं कि वो नहीं है, तो अब वो अगर सादिक और अमीन नहीं है तो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मौजूदा इंटरप्रिटेशन के तहत, या कम अज़ कम 5 साल के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 जो केसेस हैं उनमें 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का मामला है, जिसे कह लें कि फॉरेन फंडिंग का केस जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने साइन किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और लास्टली सर ब्रीफली, उसी की बेस के ऊपर, फॉरेन फंडिंग के ऊपर पूरी पार्टी भी कलअदम हो सकती है? जी, हो सकती है। वो अगर आप उसकी बुनियाद पे एक आपको रेफरेंस फाइल करना होगा सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट अगर एग्री करेगी तो फिर ये उसके ऊपर होगा, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में वो सियासी तौर पे भी एक फजूल सी चीज़ है और कानूनी तौर पे भी मुश्किल होगी, लेकिन हो सकती है।